कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है, इस तानाशाही के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। कर्नाटक में क्या इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनेगी? 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले ये बात जोर पकड़ चुकी है। चर्चा है कि इस विधानसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली है। 13 मई को आने वाले नतीजों में ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस और जेडीएस द्वारा सरकार बनाने के लिए किसी प्रकार की जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 लिस्ट में 222 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी में नाराजगी और बगावत के बीच 3 सीनियर नेताओं के परिवार के सदस्यों को जगह दी गई है। वरिष्ठ नेता एस.ए. रामदास मैसूरी शहर के कृष्ण राजा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। बीजेपी के विधायक करम श्याम ने मणिपुर पर्यटन निगम के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप लगाया है कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। इसके बाद बीजेपी की मुसीबत और बढ़ गई है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक अहमद और उसके परिवार की तरफ से यूपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई चिट्ठियों की चर्चा शुरू हो गई है। अतीक की चिट्ठी के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई एक चिट्ठी सामने आई है। शाइस्ता ने यूपी सरकार के एक मंत्री और यूपी पुलिस को 2 अधिकारी पे अतीक अहमद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में 15 अप्रैल की रात हत्या कर दी गई है। इसके बाद से यूपी पुलिस पे कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें एक सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम की है। दरअसल अशरफ के जो आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम था, वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था, ये राज अब हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन चर्चा है कि गुड्डू ने अतीक को अंतिम समय में धोखा दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई उत्तर प्रदेश में हुई हत्या की निंदा की है। तेजस्वी ने सोमवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। पटना एयरपोर्ट पत्रकारों से बातचीत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हुई हत्या के बारे में पूछे जाने पे तेजस्वी ने कहा, हम अपराधियों और अपराध से कोई हमदर्दी नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर के कयास तेज हो गया है कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के एक और राजनीति भूचाल ला सकते हैं। पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय ने दावा किया है कि उनके पिता लापता हो गए। उनके पिता को सोमवार की शाम इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उन्हें रात 9:55 पे दिल्ली लैंड करना था, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं लग सका। शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है, सुप्रीम कोर्ट को पूछताछ पे रोक के बावजूद सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है। ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। उधर आज फिर सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान बन चुका है। नोएडा को एक दिन पहले ही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिली है। सोमवार को नोएडा स्टेडियम के सेक्टर 21 में कार्यक्रम के दौरान 333 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माना जा रहा है कि परियोजनाओं ने नोएडा की तस्वीर को बदलने के साथ साथ आर्थिक गति प्रदान करने वाला साबित होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चे में बने रहते। कई बार केरल सरकार की आलोचना तो तभी किसी अन्य मुद्दे पे उनके बयान चर्चित हो जाते हैं। अब हिंदू धर्म पे दिया हुआ उनका एक बयान चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा है, जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वह हिंदू ही है। उन्होंने कहा है, ये बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सह-संस्थापक सर सैयद अहमद खान कहा करते थे और उनका अनुकरण करता हूँ। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार ने मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला सुनाया था, जिससे रद्द करने की मांग की गई है।
पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था के बीच आतंकवाद से जुड़ी घटना और सुरक्षा व्यवस्था की कमी देश की शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़े संकट पैदा कर रही है। आलम यह है कि जहां पाकिस्तान और IMF से कर्ज लेने में बड़ी समस्या आ रही है, वहीं उसके कई मददगार साथी देशों ने भी अब उसे आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान के सबसे करीबी मददगार चीन की ओर से भी शरीफ सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक श्रद्धालु युवती ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि वो चेहरे पे तिरंगा पेंट कराकर गई थी, जिस वजह से उसे मंदिर में एक व्यक्ति ने माथा टेकने से रोक दिया है। उसने लड़की से कहा है, ये पंजाब है, इंडिया नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बयान जारी कर सफाई दी है। SGPC के तरफ से कहा गया है कि अगर किसी को ठोस पहुंचती है तो वो क्षमा मांगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर के दबाव झेल रहा रूस भारत के साथ कारोबार से लेकर रणनीति रिश्ते मजबूत करना चाहता है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस ने आज भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज नई दिल्ली में रूसी और भारतीय व्यापार की प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मानखुर्द इलाके में मंगलवार करीब 3 बजे कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कबाड़ में ज्वलनशील पदार्थ और अन्य सामान थे, इसलिए आग तेजी से फैली और विराल रूप में लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पे काम कर रही है। राहत की बात यह रही कि आग में किसी के झुलसने की खबर नहीं है।